वेलकम टू माय चैनल एडुटेलर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो अपने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी शिक्षा के कुछ उद्देश्यों के बारे में। आज हम बात करेंगे शिक्षा के उन उद्देश्यों को निर्धारित या प्रभावित करने वाले आधारों की या कारकों की। आधार या कारक, यहाँ पर ये दोनों शब्द एक ही संदर्भ में प्रयोग किए गए हैं और आधार को प्रभावित करना या उद्देश्यों को प्रभावित या निर्धारित करना आधार पर निर्भर होता है। जब कोई वस्तु किसी आधार पर निर्मित की जाती है या आधारित होती है तो उस आधार में परिवर्तन करने पर स्पष्ट है कि उस वस्तु में भी परिवर्तन होगा। तो जिन आधारों पर शिक्षा के उद्देश्य निर्मित किए जाते हैं, अगर हम उनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन करते हैं या कुछ उसमें फेरबदल करते हैं तो निश्चित रूप से उद्देश्यों में भी परिवर्तन होगा। तो हम कह सकते हैं कि आधार एक तरह से वो कारक हो जाते हैं जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से आगे आधार हैं जिन पर शिक्षा के उद्देश्यों को निर्मित किया जाता है। इन आधार या कारकों में सर्वप्रथम है दार्शनिक आधार या कारक, मनोवैज्ञानिक आधार या कारक, समाजशास्त्रीय आधार या कारक, राजनैतिक आधार या कारक, आर्थिक आधार या कारक, वैज्ञानिक आधार या कारक, पर्यावरणीय आधार या कारक और नैतिक एवं सांस्कृतिक आधार या कारक। ये कुछ महत्वपूर्ण आधार हैं, संक्षेप में थे। आइए आगे इनके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है दार्शनिक आधार या कारक। इस ब्रह्मांड और मानव जीवन के प्रति हमारे भिन्न भिन्न अलग अलग दृष्टिकोण हैं। कोई इस जगत को, इस संसार को आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा निर्मित मानता है तो कोई इसे सिर्फ प्राकृतिक पदार्थों और क्रियाओं का आपस में परिणाम भर मानता है। और इसी सोच को, इसी दृष्टिकोण को हम दर्शन कहते हैं। और ये दृष्टिकोण हमारे जीवन को भी प्रभावित करता है। जैसा हम सोचते हैं कि ये संसार कैसे बना है, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा निर्मित है या मानवीय क्रियाओं का परिणाम भर है, आपस में जो भी पदार्थ हैं आपस में संयोग करके ये एक बहुत सारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये सब सिस्टम चल रहा है। तो जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसा ही हम जीवन व्यतीत करेंगे। जीवन में भी हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, उसी का अनुसरण करेंगे। तो कहने का अर्थ है, जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप बहुत से लोग जो अगर आध्यात्मिक विचारधारा में विश्वास करते हैं, यानी ईश्वर में, आत्मा परमात्मा में विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो मनुष्य के जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति को मानते हैं, ईश्वर की या परमात्मा की प्राप्ति को मानते हैं। वो इस जगत को उतना अधिक महत्व नहीं मानते, उसको सिर्फ एक साध्य के रूप में देखते हैं, एक साधन के रूप में, जो कि उनको उस मोक्ष की ओर, उस आत्मानुभूति की ओर ले जा सकता है। वहीं जो भौतिकवादी दर्शन में विश्वास करते हैं, जो इसको प्राकृतिक पदार्थों क्रियाओं का परिणाम मानते हैं, वो मानते हैं कि यही सिर्फ संसार है और इसी में हमें जीवन व्यतीत करना है, इसके आगे और कुछ नहीं है। तो उनका उद्देश्य होता है कैसे इस संसार में उपलब्ध जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, कैसे उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए या मनुष्य को कैसे इतना सक्षम बनाया जाए कि वो इन सारी वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए अपने जीवन को संपन्न और सुखी बना सके। यानी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किस तरह से वो अपने आसपास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाकर अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर सके। ये भौतिकवादी दर्शन में विश्वास करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण ऐसा होगा। और जिस समाज का जैसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण अगर होगा तो उसकी शिक्षा उसी पर आधारित होगी। वो शिक्षा ऐसी होगी जिसमें आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त करने पे बल दिया जाएगा। वहीं पे जो समाज भौतिकवादी दर्शन में विश्वास करने वाला होगा उसमें शिक्षा ऐसी होगी जिसमें मानव की ऐसी शक्तियों के विकास की बात कही जाएगी जिसके द्वारा वो अधिक से अधिक अपने जीवन को सुखमय और संपन्न बना सके। तो इस तरह से दार्शनिक जो दृष्टिकोण है वो स्पष्ट रूप से शिक्षा को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। जैसा समाज का दर्शन होगा वैसी ही उसकी शिक्षा होगी।
दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार या कारक। मनोवैज्ञानिक आधार या कारक क्या है? हम जानते हैं कि एक समय था, एक युग था जब मनुष्य को या बालक को एक छोटा प्रौढ़ समझा जाता था। यानी एक बच्चा जो कि एक प्रौढ़ के भांति, एक वयस्क की भांति व्यवहार करता हो। यानी एक बच्चे से ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि वो जिस तरह से बड़े लोग या बड़े व्यक्ति, अधिक आयु के वयस्क पुरुष या वयस्क व्यक्ति जैसा व्यवहार करते हैं वैसा वो भी कर सकता है। वैसी ही सोच, वैसी ही बुद्धि, वैसी ही क्षमता वो भी रखता है। और उद्देश्य होता था कि बच्चे को शुरू से ही ऊंचे आदर्शों की शिक्षा दी जाए। भले उसकी आंतरिक शक्तियों का किसी को भी कोई ज्ञान नहीं होता था, बल्कि एक सिलेबस, एक पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाता था और उसको प्राप्त करना, उसको सीख लेना ही शिक्षा, वास्तविक शिक्षा मानी जाती थी। लेकिन जब से मनोविज्ञान का विकास हुआ तब से हम जानते हैं कि कोई भी दो बालक समान नहीं होते हैं। वो आपस में एक दूसरे से पर्याप्त रूप में भिन्नता उनके अंदर होती। भले ही वो जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हों, भले ही वो रंग रूप में, कद काठी में, बोल चाल में एक जैसे दिखते हों, लेकिन फिर भी उनकी जो वास्तविक रुचि है, प्रवृत्तियां हैं, रुझान है, योग्यता है, वो भिन्न भिन्न होते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो भिन्न भिन्न होते हैं। यानी सामान्य रूप से दो समान आयु के बालक आपस में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये बहुत सारी योग्यताएं हैं जिनमें वो समान नहीं होते हैं, भले ही वो बाहर से समान दिख रहे हों। जबकि और आज की शिक्षा में हम इसी पर फोकस करते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार का बात करने का मतलब यही है कि इन सारी विभिन्नताओं का, या जिसे हम वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं, उनको ध्यान में रखकर बच्चे की शिक्षा का प्रबंध किया जाता है। यानी बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसकी रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, वो क्या, उसकी क्षमता क्या है, उसके आधार पे उसकी शिक्षा निर्धारित होती है। उसका पाठ्यक्रम एक तरह से निर्धारित किया जाता है। उसको स्वतंत्रता होती है, वो अपनी आवश्यकता, अपनी रुचि और रुझान के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार जो है अध्ययन कर सकता है, शिक्षा का प्राप्त कर सकता है। और हमारी शिक्षा प्रणाली आज की इसी आधार पे निर्मित है। जबकि पहले बच्चे को एक वयस्क माना जाता था, एक प्रौढ़ माना जाता था, और माना जाता था कि ये सब कुछ सीख सकता है, ये इतने आयु का है, इसकी बौद्धिक क्षमता ऐसी है, ये सब कुछ सीख सकता है। यानी कोई एक विषय को अगर अच्छे से सीख रहा है, कोई गणित में बहुत अच्छा है, तो माना जाता था कि वो भाषा और साहित्य में भी उतना ही अधिक प्रवीणता प्राप्त कर सकता है। जबकि आज मनोविज्ञान ने हमें बता दिया कि ऐसा नहीं है। बच्चे की रुचि, रुझान या क्षमता भिन्न भिन्न हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा सभी विषयों में बराबर ही प्रदर्शन करे, अच्छा ही प्रदर्शन करे, या अगर वो किसी विषय में फेल हो रहा है, किसी में अच्छा प्रदर्शन नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हम सभी विषयों में वैसा ही हो। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है कि बच्चा क्या कर सकता है, उसकी रुचि, रुझान, योग्यता क्या है, और उसी आधार पर शिक्षा के उद्देश्य निर्मित किए जाते हैं। तो अगला है समाजशास्त्री आधार या कारक। समाज का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण में। समाज अलग अलग बहुत सी तरीके के होते हैं। कुछ समाज में स्त्री पुरुषों में भेद किया जाता है, तो कुछ में दोनों को समान समझा जाता है। जहाँ पे उन्हें समान समझा जाता है वहाँ पे दोनों को ही शिक्षा की उद्देश्य बराबर से होते हैं। यानी शिक्षा के को बराबर से उपलब्ध कराया जाता है। यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा के उद्देश्य समान रहेंगे। तो और इसके अलावा हमारे समाज की जो भी संस्कृति, सभ्यता होती है, वो तो शिक्षा का मूल आधार होती है। संस्कृति अर्थात हमारे रहन सहन, खान पान की विधियाँ, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, कला, कौशल, ये सारी चीज़ें संस्कृति का अंग होती हैं। तो एक ओर तो समाज इनको अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करता है, और दूसरी ओर वो इनमें समय के अनुरूप जो परिवर्तन होते हैं उनको अपनाता जाता है, जो भी उपयुक्त होते हैं। और इस अपनाने के कारण, यानी नए परिवर्तनों को अपनाने के कारण उसकी जो संस्कृति होती है वो
विस्तारित होती रहती है। जैसे कि हमने पहले बात की थी संस्कृति का हस्तांतरण और उसका संवर्धन एवं विस्तार। तो एक तरह से संरक्षण या हस्तांतरण तो उसको सिर्फ उस संस्कृति को अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने को कहा जाता है, और संवर्धन यानी नई परिवर्तनों को अपनाना, और अगर कुछ पुरानी दुरूह या जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं तो उनको त्यागना। तो एक तरह से इस को हस्तांतरित करना और त्यागना, परिवर्तन को अपनाना, ये सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से बहुत अच्छे से की जा सकती हैं। यानी अगर हमें किसी बच्चों को खान पान की विधियाँ, रीति रिवाज, भाषा, साहित्य, इन सारी चीज़ों से, संस्कृति के अंगों से परिचित कराना है तो उसको हम शिक्षा में सम्मिलित कर देते हैं। और आज की हमारी शिक्षा इसी प्रकार से है, उसमें बहुत से समाजशास्त्री मूल्य उसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये एक प्रमुख उद्देश्य होता है। हमारी शिक्षा पर धर्म का भी प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग है। हमारा समाज तो धर्मनिरपेक्ष है, हमारा भारतीय समाज। तो यहाँ पे हम किसी धर्म की विशेष की शिक्षा न देते हुए, बल्कि विभिन्न धर्मों की जो भी सम्मिलित रूप से शिक्षा देते हैं, सभी धर्मों से परिचित कराते हैं, और एक तरह से सामाजिक गुण इसके द्वारा बच्चे के अंदर विकसित होता है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा है उसके उद्देश्यों को निर्धारित करने में समाजशास्त्रीय मूल्यों का या समाजशास्त्रीय आधार का कितना बड़ा रोल है, ये इसके द्वारा स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। अगला है राजनैतिक आधार या कारक। अगर हम इतिहास पे दृष्टि डालें तो हमें पता चलता है कि शिक्षा पर सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है वो उसकी राजनीतिक शासन प्रणाली या राजनीतिक शासन का पड़ता है। राजनैतिक जो आधार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर हम दार्शनिक समाजशास्त्री के बाद किसी आधार की बात करें जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है, निर्धारित करता है, तो वो राजनैतिक आधार है। जिस राज्य में या जिस राष्ट्र में जैसी शासन प्रणाली होती है वैसी ही वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती है। जैसे कि अगर कोई तानाशाही शासन है तो निश्चित रूप से वहाँ पे शिक्षा ऐसी होगी कि ऐसी शिक्षा जो वहाँ के नागरिकों को देशभक्त बना सके, सिर्फ राज्य के कर्तव्यों को सर्वोच्च रखे, राज्य के या शासक के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर सके, उसके अपने व्यक्तिगत हित कुछ भी मायने नहीं रखते हैं, वो सब कुछ राज्य के लिए या राष्ट्र के लिए समर्पित रखता है। ये एक तंत्र या हम कह सकते हैं तानाशाही तंत्र की बात होती है जिसमें शासन तंत्र ही सर्वोच्च होता है। वहीं पे अगर हम लोकतंत्र की बात करें तो वहाँ पे नागरिक महत्वपूर्ण है, राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नागरिक को भी अपनी जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, अपने स्वतंत्र चिंतन है, उन सब की छूट रहती है। और शिक्षा के द्वारा इसका प्रयास किया जाता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कि नागरिकों के जो स्वतंत्र चिंतन है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, आत्माभिव्यक्ति है, इन सब का अच्छे से विकास हो सके। और किसी राष्ट्र में अगर राजनीतिक रूप से उथल पुथल मची है तो उसमें शिक्षा के उद्देश्य निर्मित नहीं हो पाते, निर्धारित नहीं हो पाते। क्योंकि अगर हम बात करें, अभी आप सेकंड पेपर में पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में कि किस प्रकार से जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, उससे पहले किस तरह से उसमें उथल पुथल हुई। क्यों 1968 में आई थी, उसके बाद 2-3 बार संशोधित होकर फिर फाइनली 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया। क्योंकि सरकारों में बहुत सारा परिवर्तन हुआ था, एक शासन के बाद दूसरा शासन आया और उसने अपने हिसाब से उसमें जोड़ तोड़ किया। तो इस तरह से राजनीतिक आधार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस राष्ट्र में जैसा शासन होता है वैसी ही वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती है और ये सर्वाधिक प्रभावित करती है। एक तंत्रीय शासन प्रणाली में जहाँ देशभक्त या राज्य के प्रति समर्पित नागरिकों को तैयार किया जाता है, वहीं पे लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का ध्यान रखते हुए उनको विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला है आर्थिक आधार या आर्थिक कारक। तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनके निर्धारण में समाज की या राज्य की जो आर्थिक दशाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अर्थात अगर कोई राज्य या राष्ट्र उस आर्थिक रूप से संपन्न है
उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, आर्थिक व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है, तो निश्चित रूप से वो अपने यहाँ शिक्षा पर भी अच्छा खासा धन और संसाधन व्यय कर सकता है और उसको भी सुदृढ़ और संपन्न बना सकता है। अर्थात अगर वो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है तो निश्चित रूप से उसकी शिक्षा व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी, शिक्षा के उद्देश्य जो होंगे वो विकसित होंगे, वो हम कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय होगी शिक्षा प्रणाली, वहाँ पे बहुत सारे उद्देश्यों को पूर्ण करने वाली होगी। इसके विपरीत अगर कोई राष्ट्र गरीब है, वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो निश्चित है कि वो उस शिक्षा के ऊपर उतना अधिक व्यय नहीं कर सकता, बल्कि बहुत ही सामान्य रूप से शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था कर पाएगा। तो निश्चित रूप से उसके यहाँ की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं होगी और वहाँ के शिक्षा के उद्देश्यों भी उसी आधार पे होंगे, शिक्षा के उद्देश्य उतने विकसित संपन्न नहीं होंगे। तो जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो शिक्षा भी विकसित होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो शिक्षा भी विकसित नहीं होगी। जहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छी है वहाँ पे विशेष रूप से जो शिक्षा है उसमें बहुत से जो भी हमारे विभिन्न फील्ड्स हैं, विभिन्न तरह के जो उद्योग धंधे हैं, उनके लिए अच्छे उपयुक्त कार्यकर्ताओं या हम कह सकते हैं कुशल जो प्रशिक्षक हैं उनकी शिक्षा के लिए उद्देश्यों को निर्मित किया गया है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऐसा कहाँ किया जा सकता है? जहाँ पर एक राज्य जो आर्थिक रूप से संपन्न है वही ऐसा कर सकता है कि वो सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त उद्योग धंधों की शिक्षा दिला सके, विभिन्न विशेष प्रकार के प्रशिक्षण करा सके, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स करा सके। ये ऐसा राज्य ही कर सकता है जो आर्थिक रूप से संपन्न होगा। गरीब राष्ट्र ऐसा नहीं कर पाएगा, वहाँ पे सामान्य शिक्षा दिलाना ही बहुत बड़ी बात समझी जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आर्थिक कारक हैं, जो आर्थिक आधार है शिक्षा का, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्र संपन्न है तभी वो अच्छी शिक्षा का प्रबंध कर पाएगा। अगला है वैज्ञानिक आधार या वैज्ञानिक कारक। तो आज विज्ञान का युग है और हमारा जीवन पूरी तरह से एक तरह से वैज्ञानिक जो उपकरण हैं उनसे घिरा हुआ है। जो समय समय पर वैज्ञानिक उपकरण खोजे गए, वैज्ञानिक खोजें होती रहीं, विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान बना दिया। हमारे जीवन में विज्ञान इस तरह से समाहित है कि अगर हम किसी भी उपकरण को निकाल दें या किसी भी व्यवस्था को जो भी विज्ञान ने हमें दी है उसको अगर हम निकाल दें तो हमें बड़ा खालीपन, बड़ा सूनापन लगेगा और बहुत सारे हमारा जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। अगर हम सामान्य सी बात ही करें तो आज जिस मोबाइल के थ्रू हम आपसे जुड़ रहे हैं, आज लॉकडाउन का दौर है, तो इस समय हम देख सकते हैं कि विज्ञान ने कितना अधिक इंटरफेयर किया है या कितना अधिक एक तरह से योगदान दिया है कि हम भौतिक रूप से आमने सामने उपस्थित होते ना भी उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी हमारा शिक्षक प्रशिक्षण और बहुत हर तरह की शिक्षा चल रही है सुचारू रूप से। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम वैज्ञानिकता को ना माने या विज्ञान को ना माने, उसके इंटरफेयर की या उसको समाहित ना करें शिक्षा में, तो हम बहुत सारी चीज़ों से आज हम अनभिज्ञ रहेंगे। और ऐसे वैज्ञानिक युग में एक व्यक्ति जो विज्ञान का प्रयोग करते हुए कम मेहनत करके अधिक प्राप्त कर लेता है, अधिक उत्पादन करता है, उसके सामने क्या कोई व्यक्ति या कोई भी ऐसे व्यक्ति को पूछेगा जो अधिक मेहनत करे और कम उत्पादन करे? नहीं। आज हम एक सामान्य से मजदूर को भी लगाते हैं किसी कार्य को कराने में, तो हम देख लेते हैं कि कौन कम समय में अच्छा कार्य कर रहा है और कौन अधिक समय लेकर भी कम कार्य कर पा रहा है। तो निश्चित रूप से हम ऐसे व्यक्ति को नहीं रखना चाहेंगे। तो विज्ञान ने यही हमें सुलभता दी है। आज विज्ञान ने ऐसी चीज़ें निर्मित कर दी हैं जिसने हमारा समय भी बचाया है, हमारा श्रम भी बचाया है और हमारी जो गुणवत्ता है बहुत सारी चीज़ों की उनको बढ़ाया है, हमें नए नए अवसर प्रदान किए हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में ही विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, ज्ञान की कोई सीमा नहीं रह गई है। ज्ञान किसी
कोई सरहदों में रह के नहीं रह गया है, बल्कि ये ग्लोबल हो चुका है, वैश्विक हो चुका है। आज हम एक क्षेत्र में रहकर, एक देश में रहकर, एक छोटी सी जगह पे रहकर भी किस यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे कौन सी रिसर्च हो रही है, क्या खोजा गया है, हम सब जान लेते हैं। अपने रुचि के अनुसार हम सारी जानकारी जुटा लेते हैं। तो ये विज्ञान ने ही ऐसा संभव बनाया है। तो विज्ञान का आधार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज विज्ञान ने ऐसी तरक्की कर ली है कि जो आध्यात्मिकता या आध्यात्मिकतावादी हैं वो भी चाहते हैं, वो भी इस चीज़ को समझते हैं कि जब तक कि भौतिक जीवन की सुरक्षा ना की जाएगी, यानी भौतिक संसाधनों को या भौतिक जीवन को आसान नहीं बनाया जाएगा, तब तक हम आध्यात्मिकता की भी बात नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से वैज्ञानिक आधार बहुत महत्वपूर्ण है। इसने हमारे जीवन से अंधविश्वासों को मुक्त किया है, हमारे जीवन को, और ऐसी तकनीक लेकर के आया है ये विज्ञान का युग, जिससे कि हमारी शिक्षा सर्वसुलभ, सर्वव्यापक हो चुकी है, सार्वभौमिक हो चुकी है। तो शिक्षा सीमित नहीं रही है, लिमिटेड नहीं रही है, ये सब विज्ञान की देन है। तो ऐसे में वैज्ञानिक उन्नति को या वैज्ञानिक आधार को हम छोड़ दें या उससे मुंह मोड़ लें, ये संभव नहीं है। तो विज्ञान की खोजें या वैज्ञानिक आधार, वैज्ञानिक सोच जो है वो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्मित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे पहले हमने आर्थिक आधार की बात करी थी। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो वैज्ञानिक उन्नति से ही आर्थिक उन्नति भी होती है। तो वैज्ञानिक आधार शिक्षा के उद्देश्यों को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। एक समाज की जब सोच बदलती है वैज्ञानिक विचारधारा से, तो निश्चित रूप से उसकी शिक्षा में भी परिवर्तन आता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक है या महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं आधार है जो शिक्षा के उद्देश्यों को निर्मित करता है। अगला है पर्यावरणीय आधार या पर्यावरणीय कारक। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो पर्यावरण किसे कहते हैं, पर्यावरण यानी परि प्लस आवरण, हमारे आसपास का आवरण या वातावरण। तो हमारे आसपास का वातावरण क्या है, जो भी प्राकृतिक वातावरण है, चाहे वो मानव निर्मित वातावरण हो या प्राकृतिक वातावरण हो, वो सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आ जाता है। बहुत सी चीज़ों पे हमारा वश चलता है, यानी मानव निर्मित, उसको हम अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लेते हैं, लेकिन प्रकृति के ऊपर हमारा कोई बस नहीं चलता। उसको हम कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं जिसके आधार पे ही ये जो पर्यावरण है वो निर्मित होता बनता रहता है, लेकिन इसको बिगाड़ने में मानवीय हस्तक्षेप बहुत अधिक हो गया है। और इस भोगवादी जो हमारी सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा दोहन हम कर रहे हैं पर्यावरण का, प्राकृतिक संसाधनों का, और उनका ना तो संरक्षण कर रहे हैं, ना ही उनके और अधिक विस्तार या विकास पर बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। तो इस वजह से जंगलों की कटान हो रही है, नदियों का पानी सूख रहा है। हम देख रहे हैं कि ओले अभी गिरे, बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई, हमारी जो फसलें थी वो बहुत ज़्यादा तबाह हो गई, ओजोन परत में छिद्र हो चुका है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये सारी इसी चीज़ों की निशानी है कि आज गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, पानी कम बरस रहा है, ठंडक भी कम पड़ रही है तो कुछ दिन के लिए पड़ रही है और बेतहाशा पड़ रही है। तो सब सिस्टम धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रहा है। इसका रीज़न क्या है कि हमने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक दोहन कर लिया है। तो इससे हमारा जीवन जो है प्रभावित हो रहा है, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में अगर हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, इन खतरों से जो आने वाले समय में मानव के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होने वाले हैं, मानव का रहना, जीवन जीना भी बहुत दुष्कर हो जाएगा अगर हमने इसको अभी भी नहीं समझा। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि पर्यावरणीय इसी चीज़ को समझते हुए पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया गया है हमारे, चाहे वो प्रारंभिक स्तर पे हो, माध्यमिक स्तर पे हो, चाहे वो डिग्री लेवल पे हो। आज हम देखते हैं कि ग्रेजुएशन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य किया गया है और उसको पास करना, चाहे आप साइंस साइड पढ़ रहे हो, आप बीएससी कर रहे हो या मानविकी के पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो, कार्यक्रम कर रहे हो, बीए वगैरह कर रहे हो, या वाणिज्य के आप छात्र हो, आपको पर्यावरण विषय जो है
वो अनिवार्य रूप से उसको पढ़ना होता है, उसको पास आउट करना होता है। ये किस लिए है? क्योंकि पर्यावरण कोई साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में नहीं बटा है, वो तो सबके लिए समान है। अगर कोई नुकसान पहुंच रहा है तो वो सभी को पहुंचेगा। तो उसके प्रति जागरूक होना और कैसे उस कारण को दूर किया जाए, उस समस्या का अंत किया जाए, कैसे उसका निवारण हो सकता है, इन सारी चीज़ों को वो हमें समझाता है और हमें जागरूक बनाता है इस समस्या के बारे में। तो एक तरह से हम देखते हैं कि पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य हो गई है, कंपलसरी हो गई है। तो ये किसका कारण है? ये होने वाले परिवर्तन का कारण है। तो हम देखते हैं कि इसने हमारी शिक्षा में भी मुख्य स्थान बनाया हुआ है इस कारण। तो पर्यावरणीय आधार बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहले जिस पर्यावरण शिक्षा को हम अपनी पसंद से पढ़ते थे, अब कुछ समय पहले ही उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो पर्यावरणीय आधार शिक्षा को स्पष्ट रूप से इस तरह से प्रभावित कर रहा है या करता है। और अगर पर्यावरण ही नहीं होगा तो शिक्षा कैसे रहेगी? तो शिक्षा में इन्हीं सारे मुद्दों की बात की जाती है जो कि हमारे सामान्य जीवन से संबंधित होते हैं। कैसे उसको अच्छा बनाया जा सके मानव जीवन को, इसमें पर्यावरण की भूमिका होती है। इस वजह से पर्यावरणीय आधार जो है, पर्यावरण का आधार, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने में। तो अगला है नैतिक एवं सांस्कृतिक आधार या कारक। इसमें सांस्कृतिक आधार की बात हम देखिए कर चुके हैं, इससे पहले समाजशास्त्रीय आधार में ही संस्कृति की बात हो चुकी है। और नैतिक कारक की बात करें तो नैतिकता हम जैसा कि जानते हैं कि समाज सम्मत व्यवहार करना, जो अच्छा है समाज उसी की अनुमति देता है, और समाज सम्मत व्यवहार करना ही नैतिकता कहलाता है। यानी समाज के जो भी नियम है, दिशा निर्देश हैं, उनको फॉलो करना, उनका अनुसरण करना, उनको मानना, उनका पालन करना ही नैतिकता कहलाता है। तो नैतिकता कैसे प्रभावित करती है शिक्षा के उद्देश्यों को? तो हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है, समाज के नियमों को मानना है। जो मानता है तो निश्चित रूप से समाज ने उसके लिए एक अच्छा स्थान होता है। जो नहीं मानता है या सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता है, उसको हम बहुत सी कानूनी दृष्टि से भी देखें तो वो जो कहते हैं अपराध की दृष्टि उसमें भी आता है, दायरे में आता है। तो बहुत से ऐसे कर्म हैं जो नैतिकता से परे होते हैं, जिनको कि समाज अनुमति नहीं देता है। तो शिक्षा के द्वारा इन्हीं सत और असत कार्यों का को उद्देश्यों में समाहित किया जाता है। यानी कि कौन से कार्य अच्छे हैं, कौन से किए जाएं, कौन से ना किए जाएं समाज में रह करके। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। हम कह सकते हैं एक नैतिकता का आधार होता है जो कि शिक्षा में इन सारी चीज़ों को निर्धारित करता है कि कौन सा कार्य उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। यही नैतिकता होती है और ये समाज के अनुरूप होती है। जैसा समाज होता है वैसे ही वहाँ पे नैतिकता के नियम, दिशा निर्देश वगैरह होते हैं। तो किस चीज़ को फॉलो किया जाए, किस चीज़ को ना किया जाए, ये सारी चीज़ें नैतिकता के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। और एक तरह से शिक्षा के द्वारा इन सारी चीज़ों को सिखाया जाता है। एक हम पहले पढ़ते भी थे नैतिक शिक्षा के रूप में, बहुत सारे महापुरुषों, बहुत सारे अच्छे चरित्र वालों, अच्छे जिनकी जीवन एक मिसाल होता है हम कह सकते हैं। ऐसे महापुरुषों की जीवनियाँ हमको पढ़ने को मिलती थी और उसके द्वारा हम बहुत कुछ सीखते थे और उन अच्छी बातों को अपने जीवन में अनुसरण करें, ऐसा हमसे अपेक्षा की जाती थी। तो वही नैतिक शिक्षा है एक तरह से। इसकी क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि मनुष्य, सामान्य सी बात है, सामाजिक प्राणी है, उसे समाज में रहना है। तो समाज में यदि उसे रहना है तो समाज सम्मत व्यवहार करना होगा, तभी उसे मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकेगी। जो समाज में उसकी वास्तविक अच्छी स्थिति है वो उसे तभी प्राप्त हो सकेगी जब वो समाज सम्मत व्यवहार करेगा, तभी उसे अच्छा माना जाएगा। और ऐसे व्यवहार को ही हम नैतिकता की संज्ञा देते हैं। तो इसको कैसे सिखाया जा सकता है? इसको हम प्रारंभ से ही बच्चे को सिखा सकते हैं। उसको अच्छी शिक्षा दे करके उसको ऐसे नैतिक नियमों की शिक्षा दे सकते हैं, ऐसे चरित्रों का उसके सामने जो है एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसे चरित्र को अपने अंदर उतार कर उसके सामने एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके द्वारा वो प्रभावित होकर उसको करने के लिए आत्म रूप से
प्रेरित होता है और उसका चरित्र उज्ज्वल बनता है। सांस्कृतिक कारण की बात करें या सांस्कृतिक आधार की बात करें तो इसकी हम बात पहले कर चुके हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में या इस संसार में बहुत तरह के समाज हैं और उनकी अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपने रहने सहने का ढंग, तौर तरीके, खान पान, बोल चाल, धर्म, दर्शन, ये सारी चीज़ें उसकी अपनी होती हैं और इनको वो हस्तांतरित करता है और संरक्षित और संवर्धित करता रहता है। तो शिक्षा के द्वारा इसको सही तरीके से, अच्छी तरीके से किया जा सकता है। शिक्षा के ये सारे हमने देखा कि ये सारे आधार हैं। इन आधार के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों को निर्मित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है और इनमें जो उथल पुथल या फेरबदल होती है तो निश्चित रूप से वे शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करती है। वैज्ञानिक तरक्की, वैज्ञानिक उन्नति के द्वारा शिक्षा प्रभावित होती है। दार्शनिक सोच, दार्शनिक आधार जो होती है, दृष्टिकोण होता है, उसके द्वारा भी शिक्षा प्रभावित होती है। इसी तरह से इन सारी जो आधार बताए गए हैं इनके द्वारा शिक्षा निर्धारित होती है या शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित किया जाता है, उसको निर्मित किया जाता है। तो ये शिक्षा के उद्देश्य थे और इसका ये चैप्टर क्लोज हो चुका है। और आपने इससे पहले शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, लक्ष्य क्या है, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं और अब उन उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले कारक या आधार की बात की गई। तो एक तरह से जो शिक्षा के उद्देश्य थे वो और उनको प्रभावित करने वाले कारक, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में कि शिक्षा की जो भी द्विमुखी प्रक्रिया है, त्रिमुखी प्रक्रिया है और शिक्षा के प्रकार की बात करेंगे। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, व्यापक शिक्षा अपने व्यापक रूप में और शिक्षा अपने संकुचित रूप में किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की शिक्षा को ऐसी संज्ञा दी जाती है, यह हम अपने अगले लेक्चर में बात करेंगे। Thanks for watching. If you liked the video, then please share and subscribe my channel EduTailor.